जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टोर में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है आपका चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है ना यूरोप में राष्ट्रवाद से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बनता है हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इतना मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक भी बार पूछता भी नहीं है। जितना साल पूछा गया है पिछले सभी साल का क्वेश्चन इसमें आपको कवर कराया जाएगा। साथ साथ अगर देखें, अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की आपको गारंटी भी दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए और इतना ही क्वेश्चन को आपको बस याद करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या है भाई? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पूर्वी एशिया? देखिए, अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का एक्सप्लेनेशन देख लिया है ना, तो आपको तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जा करके देख लें चैनल पे, ठीक है। सर्च मार लीजिए, आपको इसलिए तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर नहीं मिलता है, खैर हम इसका वीडियो डिलीट कर दिए थे क्योंकि दिक्कत था कुछ उसमें, है ना, कॉपीराइट आने का इशूज़ था उसमें, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह का यूज कर दिए थे, इसलिए जो है उसको डिलीट शायद हो गया है, पता नहीं अब, लेकिन हाँ बहुत जल्द बना देंगे, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्द बना देंगे, उसे आप पढ़िए पहले, सबसे पहले, फिर इसको बनाइए, ठीक है। खैर देखिए अभी ऑब्जेक्टिव देखिए हम लोग ध्यान से। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सभी याद ही हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। कौन सा महादेश में? तो यूरोप महादेश में, ठीक है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पुनर्स्थापना कौन से वंश की स्थापना हुई थी? हैप्स वंश, आर्लियंस वंश, बुर्बो वंश या फिर जारशाही वंश? याद रखिएगा, बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा, ठीक है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी संगठन से, डायट संगठन से या फिर सशस्त्र क्रांति संगठन से? याद रखिएगा, मेजिनी का जो संबंध था वो था कार्बोनरी संगठन से। किससे था भाई? मेजिनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। मेजिनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली व जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध जो है इनमें से कौन था? यानी कौन सा देश इनमें इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। मतलब ये एकीकरण नहीं होना, मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण होने में ये बाधक था, ठीक है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत या फिर प्रधानमंत्री या गृहमंत्री? याद रखिएगा, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? याद रखिएगा, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक थे, ठीक है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन संघ। क्या है क्वेश्चन? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जर्मनी में किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जर्मनी में किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सेकंड यानी नेपोलियन द्वितीय या फिर बिस्मार्क? याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट जी ने किया था, ठीक है। जालवेराइन कैसी संस्था है जिसे प्रशा ने बनाया था? मतलब क्वेश्चन पूछेगा, प्रशा ने कौन सी संस्था बनाई थी? जालवेरिन, ठीक है। और जालवेरिन कैसी संस्था है? क्रांतिकारियों की संस्था, व्यापारियों की, विद्वानों की, किसानों की? याद रखिएगा, जालवेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था है जालवेरिन? एक व्यापारियों की संस्था है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर इनमें से सभी ने? याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क जी ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870 या 1871? याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1820, 1821, 1822, 1823? याद रखिएगा, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इनमें से चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया में या कोई नहीं? चार्टिस्ट आंदोलन की अगर बात करें वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? मतलब यूनान जो है कब स्वतंत्र हुआ था? जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ था, आपको कमेंट में बताना है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था।
क्वेश्चन है यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? 1835, 1832, 1800 हमारा ये क्या है 42 या 1830? याद रखिएगा 1832 ईस्वी में यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कार्बोनरी संगठन बना था कब? कार्बोनरी संगठन कब बना था और इसके जो संस्थापक थे कार्बोनरी संगठन के, इसका संबंध किससे है? तो मेजिनी से संबंध है। ठीक है, कार्बोनरी संगठन जो बना था, कार्बोनरी संगठन है ना, कार्बोनरी संगठन कब बना था? 1832, 1815, 1810 या कोई नहीं? याद रखिएगा 1810 इसमें कार्बोनरी संगठन बना था। एड्रियानोपोल की संधि तुर्की व रूस के बीच कब हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि तुर्की व रूस के बीच कब हुआ था? 1828, 1830, 1829 या 1939? याद रखिएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। सेडॉन क्या है? सेडॉन, एक है सीडॉन और एक है सेडॉन। ठीक है, सेडॉन को ही सीडॉन भी कहा जाता है। एक है सेडॉन और एक है सेडोवा। ठीक है, सेडॉन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडॉन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था और सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, तो सेडॉन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, लेकिन कब? फ्रांस और प्रसा के बीच जो कि सेडॉन का युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1864, 1848, 1789 या 1870? याद रखिएगा 1870 ईस्वी में सेडॉन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कब हुआ था? है ना, सेडोवा का युद्ध, ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको आप सही से याद रखिएगा। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ और सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडॉन का युद्ध चला और ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध चला। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड का जो विद्रोह हो रहा था उसको किसने कुचल दिया एक तरह से? ठीक है, रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस? याद रखिएगा रूस ने जो है पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ठीक है, तहस नहस कर दिया था पूरा। अगला, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? याद रखिएगा यूनान का जो साहित्य रहा है वो पूरे यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन है, यंग यानी कि युवा इटली का गठन, यंग इटली का गठन 1831 में किया गया था, लेकिन किनके द्वारा? यंग इटली या यंग यूरोप संस्था का गठन जो है मैजिनी ने किया है। किसने किया है? मैजिनी ने। याद रखिएगा, हाँ इतना सा कम थी, बस थी है, क्या बोलते हैं, अंतर है कि यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया था। और इस संस्था का भी गठन किसने किया? मैजिनी ने ही किया था। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? याद रखिएगा बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था नेपोलियन संहिता? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था नेपोलियन संहिता। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से इसका खुद से नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 के आसपास क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और बस उतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके अलावा बाहर आपसे एक भी मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक इनमें कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था? कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, कितना बार बोल सकते हैं। देखिए, नेपोलियन, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? याद रखिएगा विक्टर इमैनुअल, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने काउंट काबूर को जो है किस पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कोशुथ, लॉर्ड बायरन, फ्रांसिस डिक या फिर ऑल? याद रखिएगा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनमें जो है लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे, ये जो कि एक कवि थे। ठीक है, अगला है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे। अगला है जो कि एक कवि थे, मैग्यार भाषा बोले जाने वाली हंगरी की राजधानी? मैग्यार भाषा मतलब हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैग्यार भाषा बोली जाती है। ठीक है, और मैग्यार भाषा बोले जाने वाली हंगरी की जो है राजधानी कहाँ है? वियना, ब्रिटेन, बेल्जियम, बुडापेस्ट? याद रखिएगा बुडापेस्ट। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट खड़े क्वेश्चन पूछ देता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैग्यार भाषा।
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किन की हार हुई थी? कौन हारा था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में? रूस, तुर्की, यूनान या फिर फ्रांस? याद रखिएगा, तुर्की हारा था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन हारा था? तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली, यूनान, जर्मनी या तुर्की को? यूरोप का मरीज अगर कहा जाए ना, मरीज मरीज एकदम मरा हुआ, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कोई शक्ति ही नहीं बचा था, कोई पावरफुल शक्तियां बची ही नहीं थी, इसलिए इसको मरीज कहा जाता है, मरीज एकदम। यूरोप का पालना यानी पेशेंट है ना, यूरोप का सॉरी ये तुर्की को जो है पेशेंट कहा जाता है, पेशेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का पालना किसे कहा जाता है? तुर्की को, इंग्लैंड को, रूस को या यूनान को? याद रखिएगा, यूरोप का पालना जो है यूनान को कहा जाता है, क्योंकि साहित्य विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत जो यूनान ही रहा है यूरोप वासियों के लिए। तो यूरोप का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसने कहा कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस अगर छींक देना तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाता है? ऐसा कथन जो है किसने कहा था? किसका ये स्टेटमेंट है? मेजिनी, मेटरनिक, गैरिबाल्डी या लुई 18वां? याद रखिएगा, मेटरनिक का यह कथन है कि फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाता है, फ्रांस जब छींकता है। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, है ना? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी? याद रखिएगा, फ्रांस की प्रतीक थी। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1688, 1707, 1788 या 1807? याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। भाई ये तो आपको ईस्वी सब याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 1779, 1789 है ना, 1789 की जो फ्रांसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो 1789 की जो फ्रांसी की क्रांति थी उस समय वहां किस राजवंश का शासन था? आर्लियंस, बुर्बो राजवंश, रोमनोव या फिर कोई नहीं? याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश का शासन था वहां पे। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में, क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण में एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके लिए बिस्मार्क ने मेनली कितना युद्ध किया था? 1, 2, 3, 7? याद रखिएगा, 3 युद्ध किया था। ठीक है, 3 युद्ध टोटली किया था बिस्मार्क ने, और 3 युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी का एकीकरण पूरा कर लिया था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? याद रखिएगा, वियना कांग्रेस में इनमें से कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया क्या है? वियना की राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना राजधानी, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। इसका राजा यानी चांसलर कौन थे? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही खड़ी ही क्वेश्चन पूछ दोगे आपको, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? याद रखिएगा, मेटरनिक। ठीक है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? याद रखिएगा, रूस ने। किसने? रूस ने प्रस्तुत की थी वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना को प्रस्तुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति, है ना? यही तो है क्वेश्चन हमारा। क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? क्या बोल रहे हैं? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति, यानी अंग्रेज सब जो था, है ना, उसके भांति शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यह किसका कथन था? फ्रांस के किस राजा का? लुई 18वां, नेपोलियन, चार्ल्स दसम या कोई नहीं? याद रखिएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स दसम। ठीक है, चार्ल्स दसम का यह कहना था कि भाई लकड़ी काटना पसंद कर लूंगा, लेकिन जो अंग्रेजी राजा ने शासन की पद्धति जो अपनाई थी ना वो मैं नहीं करूंगा, लकड़ी काटना पसंद कर लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रशा का शासक कौन था? भाई विलियम प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, विक्टर इमैनुअल या सभी? प्रशा का शासक अगर देखें वो तो विलियम प्रथम। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना संधि, एड्रियानोपोल की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि या प्राग संधि? याद रखिएगा, एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना
मतलब यूनान स्वतंत्र हुआ था एड्रियानोपल की संधि के दौरान ही। अगला क्वेश्चन है, क्या है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था भाई? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, याद रखिएगा। नव गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था अपना इटली में, ठीक है। कहाँ हुआ था? इटली में। इटली नहीं, जिसने की जवान मूवी को जो है डायरेक्ट किया है वो नहीं, इटली, ठीक है, देश है भाई। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र? याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र ही था, है ना, अभी भी है, राजतंत्र ही था। ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र है, राजतंत्र ही था लेकिन संविधान के दौरान था राजतंत्र। राजतंत्र ही था लेकिन राजा ही शासन कर रहा था, लेकिन संविधान के द्वारा राजा शासन कर रहा था। सशस्त्र क्रांति द्वारा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मतलब लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, ठीक है। और लाल सेना अगर पूछे तो ट्रॉटस्की मारिएगा ट्रॉटस्की नहीं यार, टॉलस्टॉय, ठीक है। लाल सेना पूछे तो सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति द्वारा लाल कुर्ती का गठन लाल कुर्ती का गठन कौन सी क्रांति द्वारा हुआ था? सशस्त्र क्रांति, ठीक है, सशस्त्र क्रांति किसने किया था? गैरीबाल्डी। इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन या मेज़िनी? याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का तलवार जो है वो गैरीबाल्डी को कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किसे किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, पुनर्जागरण से, या फिर धर्म सुधार से? याद रखिएगा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय ये जो है फ्रांस की क्रांति से ही माना जाता है। चलिए, यहां से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है और लेकर के खुद नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऑब्जेक्टिव यहाँ तक है अपना, है ना, ये हो गया सब ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए भाई, 46 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? मतलब इनमें से कौन सा युद्ध है जिसके दौरान, यानी जो मतलब युद्ध करने के बाद जो है जर्मनी का जो एकीकरण था, अभी बताए थे जर्मनी का एकीकरण 3 युद्धों से पूरा हुआ था, है ना, 3 क्रांति को पार किया तब जाकर के जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसमें कौन सा अंतिम युद्ध था जिसके बाद जर्मनी एकीकरण पूर्ण हो गया? कौन इसमें अंतिम युद्ध, है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन में है क्रीमिया युद्ध, सेडोन का या सीडोन सीडोन का युद्ध, या सेडोवा का युद्ध, या डेनमार्क का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेडोन या फिर सीडोन का युद्ध, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है सेडोन या सीडोन का युद्ध कब हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कौन सा संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? संधि बोल रहे हैं, युद्ध हो गया सेडोन या सीडोन का युद्ध, डेनमार्क, वियना, प्राग, फ्रैंकफर्ट संधि। याद रखिएगा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट संधि। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट संधि, ठीक है। अब यहाँ से आपका कुछ टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव को लिख दिया है। अब उस टॉपिक को आप देखिए, क्या है, गैरीबाल्डी की जीवनी जो है किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा था? गैरीबाल्डी की जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा था। अगला है गैरीबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था। गैरीबाल्डी, क्वेश्चन पूछेगा गैरीबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? मेजिनी के, ठीक है। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र सेना बनाई थी। क्या बनाई थी? सशस्त्र सेना बनाई थी। काउंट काउर के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। काउंट काउर का जो विचार था ना, उसका विचार जो है गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। ऑब्जेक्टिव पूछता है इनमें से किनका विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, तो याद रखिएगा काउंट काउर, ठीक है। किसका विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे? काउंट काउर। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना 1862 में बनाई थी, और इसी वर्ष 1862 में ही काउंट काउर की मृत्यु हुई थी। देखिए, गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई? क्वेश्चन पूछेगा 1862 ईस्वी में, ठीक है। गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनी? 1862 ईस्वी में। और काउंट काउर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में, ठीक है। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में हुआ था। याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध पूछा जा चुका है, ये 2-3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। क्वेश्चन पूछेगा
गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? याद रखिएगा, किसने? लुई फिलिप ने। किसके मतलब किसका अवलंबन करते हुए? तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए। कब? 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया लुई फिलिप द्वारा। 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की गद्दी हुई। मतलब बुर्बो वंश खत्म होने के बाद आर्लियंस वंश की स्थापना हुई, और किसके द्वारा? तो लुई फिलिप ने आर्लियंस वंश की स्थापना की थी। चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री पोलीग्लेनेक को बनाया था, और पोलीग्लेनेक को मतलब बनाया था चार्ल्स दशम ने, और इनका ही कथन था ना कि भाई हम जो है लकड़ी काटना पसंद करेंगे लेकिन अंग्रेजी राजा की तरह शासन करना पसंद नहीं करेंगे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। मैसूर का क्वेश्चन पूछता है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, ठीक है। इटली व जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। मतलब ऑस्ट्रिया जो है बाधक था इटली और जर्मनी के एकीकरण में। मेटरनिक का कार्यकाल कितना से कितना था? 1815 से 1848, और यही 1815 से 1848 तक कार्यकाल मेटरनिक का जो है मेटरनिक युग कहलाता है। जैसे 2014 से मोदी आया 2014 में, और अभी जो है ठीक है, बना रहेगा अभी 24 तक 24 में चुनाव होगा ना, तो 2014 से 24 तक जो काल चलेगा, जो युग चलेगा, उसको बोलेंगे मोदी युग, ठीक है। मतलब मोदी ही इसमें कानून को बनाए, कानून को पारित किए, ठीक है। तो मेटरनिक का कार्यकाल क्या कहलाएगा? 1815 से 1848 तक उन्होंने शासन किया, यही कार्यकाल मेटरनिक युग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संधि भी संपूर्ण हुई थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। एक दार्शनिक का नाम बताइए। हिगेल जो है एक दार्शनिक है, ठीक है। जर्मन चांसलर कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का राजा था आपको पता है ना? जर्मनी के रण में प्रमुख इसकी भूमिका रही, प्रशा का शासक इनको घोषित किया गया था। अगला है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता कोसूथ। हंगरियन राष्ट्रवादी नेता कोसूथ, यानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हंगरी की का राष्ट्रवादी नेता जो था वो कोसूथ था। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के संघर्ष से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, वो इटली के संघर्ष से बचा रहा था। किसके संघर्ष से बचा था? पोप जो है इटली के संघर्ष से बचा था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा बनाया गया। यूनान के एक शासक स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित करके, मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर बवेरिया के शासक जो कि ओटो था, ठीक है, ओटो वहां का राजा बनाया गया। ओटो को राजा बना दिया वहां का। अगला है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मैजिनी को। और तलवार किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना है। ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं कुछ। यहाँ से आप एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आएगा, ठीक है। देखिए आपका राष्ट्रवाद क्या है, इतिहास क्या है, मेटरनिक युग क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी। सबसे पहले हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तब जा करके ये सब आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये सब बहुत जल्द आ जाएगा आपका। यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका या योगदान क्या है। 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है अर्नस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया। अगला है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। मेजिनी कौन था। उसके बाद है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, है ना। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट है, लॉन्ग है, सभी क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।